गुड इवनिंग क्लास। आज हम आगे पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देख लिया था कि मतलब स्टेट को कैसे चार पार्टों में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट सी डी। तो आज हमें ये चारों हमने देखा था कि स्टेट को कैसे बांटा गया था। ये आपके थे स्टेट्स और इनको हमने देखा था बांटा गया था पार्ट ए में और फिर बांटा गया था पार्ट बी में और फिर बांटा गया था पार्ट सी में और पार्ट डी में। हम पढ़ रहे थे ना राज्यों का उदय या एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब कैसे कैसे राज्य बने, कैसे कैसे राज्य नहीं बने, मतलब यही हमें देखना था और यही हम देख भी रहे थे। तो ये हमने कल देख लिया था कि जो अपने स्टेट थे या यूनियन टेरिटरी थे, सभी को मान लेते हैं कि चलो इसमें यूनियन टेरिटरी भी है। इसमें हमने देखा था पार्ट ए था, पार्ट बी था, पार्ट सी था एंड पार्ट डी था। ये चार देखे थे। अच्छा, जब चारों में बटा था तो हमने यहां पर देखा था कि इसमें 9 थे, इसमें भी 9 थे, इसमें आपके 10 थे और इसमें आपके 1 थे। हमने इसमें ये भी देखा था इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे थे। तो हमने देखा था कि ये चलो ये है, मान लेते हैं ये पूरा भारत था। अब भारत में हमने देखा था एक रीजन था असम का, इसमें असम आ जाता था। फिर एक हमने देखा था बिहार का, बिहार आ जाता था। फिर इधर हमने देखा था पश्चिम बंगाल वाला रीजन। फिर हमने यहां पर देखा था उड़ीसा वाला रीजन, ठीक ना, मतलब असम, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। फिर इधर नीचे आते थे, नीचे आपको पहले मिलता था एक मैसूर मिलता था और एक आपका मद्रास मिलता था, ठीक ना। नीचे हमें क्या क्या मिलता था, एक मैसूर हमने देखा था, एक हमने मद्रास देखा था। फिर ऊपर के साइड में हमने और देखा था, यहां पर एक बॉम्बे देखा था। बीच में हमने मध्य भारत देखा था जिसको हमने एमपी बोला था। यहां हमने यूनाइटेड प्रोविंस देखा था, संयुक्त प्रांत देखा था। और हमने यहां पर हमने किसको देखा था, पंजाब को देखा था। मतलब ऐसे ऐसे करके हमने कल देख लिए थे सारे, समझ गए। अब उन्हीं में हम आगे चल रहे हैं। आगे अब क्या होगा, जैसे ये पार्ट में डिवाइड हो गए चार, जैसे ही चार पार्टों में रियासतों या मतलब सभी चीजें हो गई, तो वहां पर क्या होने लगा कि जब हमने ये देखा कि संघ रियासतों को संघ में मिलाने के बाद, संघ में मिलाने के बाद, संघ में मिलाने के बाद अब इसमें एक बात उठने लगी। अब वो बात कौन सी थी, तो इसमें बात ये उठने लगी कि लोग डिमांड करने लगे कि भैया देखो, अगर आपने रियासतों को संघ में मिला दिया है, चलिए आपने अच्छा किया, कोई इसमें मतलब बुराई नहीं थी, आपने मिला दिया, अच्छा किया। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें राज्यों के पुनर्गठन करने चाहिए। समझ गए, क्या करने चाहिए, राज्यों के पुनर्गठन करने चाहिए और वो भी किसके आधार पे, भाषा के आधार पे करने चाहिए, ठीक ना। तो किसकी मांग होने लगी, जैसे ही रियासतों को संघ में मिलाया गया या रियासतों को संघ में मिलाने के बाद क्या होने लगा, ये डिमांड मतलब मांग आने लगी। मांग क्या होने लगी, मांग होने लगी कि हमें क्या करने चाहिए, हमें राज्यों के प्रशासनिक सुविधा के लिए, किसके लिए, या प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। राज्यों का क्या करना चाहिए, पुनर्गठन करना चाहिए। बढ़िया समझ लेना, ये बोला है रियासतों को संघ में मिलाने के बाद, पहले नहीं, रियासतों को संघ में मिलाने के बाद। और संघ आपको पता है, आप पढ़ते आ रहे हो, पीछे वाला क्लास जो नहीं देख रहे हैं वो जाके पूरा पीछे वाला क्लास देखिए, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, एक एक बातें उसमें क्लियर की गई हैं, ठीक ना। अब ये क्या मतलब, जैसे हमने रियासतों को संघ में मिला दिया, उसके बाद क्या मांग होने लगी,
हमें राज्यों के प्रशासनिक सुविधा के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। इसमें एक वर्ड आया है भाषा के आधार पर। किसके आधार पे? भाषा के आधार पर। ये पॉइंट नोट करने। अब देखो ये जो मांग हुई ना, ये मांग कहां पर हुई? विशेषकर ये दक्षिण भारत में हुई। दक्षिण भारत का मतलब ये होता है ये जो नीचे वाला रीजन है भारत का, ये जो नीचे वाला, जैसे हमने देखा ये पेनिनसुलर रीजन, प्रायद्वीपीय वाला जो भाग है जैसे नीचे जा रहा है, जैसे हमने कहा ये जो जहां पर त्रिभुज टाइप में बना हुआ, तो यहां का जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत बोलते थे। समझिए ज्यादातर यहीं पर ये मांग शुरू होती है। कहां पर? तो हम कहेंगे दक्षिण वाले रीजन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात शुरू हो गई। समझिए अब इसमें कौन सी बात आई? देखो जैसे ये मांग शुरू हुई कि राज्यों का हमें पुनर्गठन करना चाहिए, अगर हम राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हैं तो किसके आधार पे करेंगे? तो पता चला भाषा के आधार पे करेंगे, ठीक ना? पता चला किसके आधार पे करेंगे? तो हम कहे पता चला भाषा के आधार पर करेंगे। अब कैसे करेंगे? देखो अब यही बात सरकार के दिमाग में आई कि अगर हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना होगा, लोगों की मांग है, तो हम क्या करेंगे? इसके लिए एक आयोग बनाएंगे। तो सरकार क्या करती है? भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया। एक आयोग का गठन किया। एक आयोग का गठन किया। एक आयोग का क्या किया? गठन किया। अब अगर आपको ये ना समझ में आए कि बताओ ये आयोग क्या होता है, तो आयोग के बारे में थोड़ी सी एक बात यहां जान लो। अगर कोई आपसे कुछ पूछे कि ये बताओ आयोग क्या होता है, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि आयोग एक संगठन होता है। क्या होता है? एक आयोग एक संगठन होता है, ठीक ना? या अगर आपको संगठन नहीं समझ में आ रहा तो मान के चलो कि इसको हम और भी लिख सकते हैं कि यह एक निकाय होता है। अब भैया ये कैसा निकाय होता है? हम कहेंगे यह एक संगठन है, मतलब संगठन या निकाय बोला जाए, निकाय को अंग्रेजी में बॉडी बोलते हैं, समझ गए? तो ऐसे ही कह रहा है यह एक संगठन है या तो निकाय है। अब निकाय का मतलब या संगठन का मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ लोगों का ग्रुप होगा, जैसे हमने कहा कि इसमें 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे। अब ये लोग डिसाइड करेंगे, बताओ कि हाँ राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो किसके आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर होना चाहिए कि क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए? मतलब तरह तरह की चीजें अब ये लोग क्या करेंगे? सर्च करेंगे। समझ गए इतनी बात? ये क्या कह रहा है कि यह एक संगठन होता है। आयोग क्या होता है? एक संगठन होता है या तो एक निकाय होता है, ठीक ना? हम कहेंगे जो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जो एक विशेष उद्देश्य, जो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। ये पॉइंट बढ़िया से अपने दिमाग में भर लो। कभी भी अभी आपको आयोग के बारे में बस इतना ही जानना, आयोग के बारे में कोई डिफिनेशन जान के आपको कुछ करनी नहीं, बस इतना आप जान लो कि आयोग क्या होता है। तो आयोग एक संगठन होता है या एक निकाय होता है जो एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। अब हमने कहा हमने ये वाला जो आयोग बनाया किस उद्देश्य से बनाया, तो हम कहेंगे कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना है, हमने इसके लिए बनाया है। समझ गए? अच्छा अब जब ये आयोग आएगा इसका कुछ नाम रखा जाएगा, समझ गए? तो इसका नाम रखा गया LPC। क्या नाम रखा गया इसका? LPC। और LPC का मतलब होता है लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। क्या लिखोगे आप? लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाई और प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांत और कमीशन का मतलब होता है आयोग। मतलब इसका LPC का हिंदी में नाम क्या हुआ? हमने कहा भाषाई प्रांत आयोग। समझ गए? अगर आपसे पूछेगा सरकार ने LPC को कब गठित किया, तो यहां पर होगा आपका आंसर जून
अगर गठन पूछ ले कि इसका गठन कब हुआ है तो यहां लिख लो जून 1948। समझ गए? मतलब राज्यों के पुनर्गठन करने हैं। अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है तो आपको बता दिया जाता है कि ये जो आयोग बनाया गया था कब बनाया गया था, जून 1948 में इस आयोग का गठन किया गया। अब देखो इसमें, अब ये जो एलपीसी थे, अब आपसे पूछेगा बताओ एलपीसी के अध्यक्ष कौन थे? भैया अगर आयोग होगा तो इसके अध्यक्ष भी होंगे, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं एसके धर होते हैं। इसके धर लिख लेंगे, एसके धर। एलपीसी के लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो हम कहेंगे एसके धर। अब ये अपनी रिपोर्ट देगी, ये क्या करेगी? ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करेगी? तो हम कहते हैं ये रिपोर्ट पेश करती है दिसंबर 1948 को। ध्यान से देना, मतलब गठन कब हुआ है? जून 1948 में। और ये अपनी रिपोर्ट भी पेश कर देती है कब? 1948 में। और जब 1948 में अपनी रिपोर्ट देती है तो इसके जो मतलब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में कौन से सुझाव दिए गए? भैया अगर ये रिपोर्ट आएगी तो इसमें कुछ सुझाव दिए जाएंगे। और क्या सुझाव दिए गए? इन्होंने कहा देखो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ये बात एकदम सही है, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, बात सही है, लेकिन वो भाषा के आधार पे ना होकर किसी और के आधार पे हो। ठीक ना? इन्होंने क्या बोला? देखो सुझाव में इन्होंने क्या दिया? सुझाव में दिया कि राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं। ठीक, इन्होंने ये सजेशन दिया था तब भैया। लेकिन लोगों की मांग क्या थी? हमने कहा लोगों की मांग थी भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन हो, लेकिन ये तो नहीं हुआ। इन्होंने भाषा के आधार पे राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर दिया? नकार दिया। तो अब क्या होगा? अब देखो मांग थोड़ी बंद हो जाएगी, मांग तो होती रहेगी ना, मांग होती रहेगी, मांग थोड़ी बंद होगा। तो अब क्या होगा? अब दूसरी कमेटी बैठाई जाएगी या दूसरा कमीशन बनाया जाएगा। ठीक ना? अब इस कमीशन से काम नहीं हुआ तो फिर इसके बाद क्या आता है? दूसरा कमीशन आता है। अब हम चल रहे हैं उसी वाले पे। अब दूसरा आयोग बनाया जाएगा, उस आयोग का नाम रखा जाता है जेवीपी आयोग। कौन सा आयोग? जेवीपी आयोग। अब देखो जेवीपी आयोग का मतलब ये होता है, इसमें स्टार्ट लिखेंगे कि मतलब यहां पर जे का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और वी का मतलब होता है वल्लभ भाई पटेल, और बी फॉर वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और ऐसे यहां पर पी का मतलब होता है पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया। इतना याद रखेंगे। मतलब जे फॉर होता है जवाहरलाल नेहरू, और वी फॉर होता है वल्लभ भाई पटेल, और यहां पर पी फॉर है पट्टाभी सीतारमैया। ये पहले इनके नाम तो क्लियर हो जाए कि ये कौन सी कमेटी बनेगी, तो हम कहेंगे ये वाली, ये कमेटी बनेगी। ठीक ना? अब दूसरे नंबर पे आपसे पूछेगा बताओ इसका गठन कब हुआ है? तो हम कहेंगे भैया देखो दिसंबर 1948 में एलपीसी फेल हुई। और ये क्या होती है? तो हम कहते हैं दिसंबर 1948 में इसका गठन किया जाता है।
दिसंबर 1948 में जेबीपी की कमीशन का गठन। इसमें क्या आता ना, कभी ये आपसे पूछ लेता ना कि बताओ एलपीसी का गठन किस सन में हुआ था, जेबीपी का गठन किस सन में हुआ था, ये आपसे सीधे पूछा जाता है। इसीलिए यहां पर मैं डेट मेंशन कर रहा हूं। अब अगर आप सोच रहे हो कि भैया डेट वोट नहीं पूछा जाता ना, तो आप भूल जाना। अब पीसीएस में, आरओ में, या फिर मतलब जितने भी स्टेट एग्जाम छोटे छोटे होते हैं उनमें सभी में आपसे बता दे रहा हूं, सभी में अब इस समय डेट बहुत अच्छे पूछे जाते हैं और अच्छे खासे डेट पूछे जाते हैं। इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, और अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भैया आप पछताओगे फिर बाद में। और मैं इस लेक्चर में इतना समझ जाओ कि मैं बहुत विधिवत फैक्ट कवर कर रहा हूं, ठीक ना, और पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं है, इसलिए मैंने ये मुहिम चलाई है कि हम पूरा कवर करेंगे, ठीक ना। आप कहीं से, आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप एडमिशन लिए होंगे, बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप पढ़ रहे होंगे, ठीक ना, मिला लेना लेक्चर यहां से और वहां से, आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा खुद कि हम यहां क्या पढ़ेंगे वहां क्या पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आपको ये करना है, जितनी डेट बता रहा हूं हर डेट क्लियर करो, जितने संशोधन बताऊंगा हर संशोधन क्लियर करो। ऐसे ज्योग्राफी में भी हम कवर करेंगे, ऐसे हम हिस्ट्री में भी कवर करेंगे, ठीक ना। बस थोड़ा समय लगेगा, उस पर भी लेक्चर लेकर हम लोग आ रहे हैं। ये हो गया गठन इसका दिसंबर 1948। तो हम कहेंगे बताओ, आपसे पूछेगा ये ना, जेबीपी कमीशन का गठन कब हुआ था, दिसंबर 1900। इसमें पूछता है कि बताओ पहले एलपीसी आया कि पहले जेबीपी आया, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो आपको ये सब ऑर्डर याद होने चाहिए, पहले एलपीसी आया था, फिर उसके बाद जेबीपी आया था, तो ये सब आपको एकदम बढ़िया से याद होने चाहिए, ठीक ना। अब ये भी अपना रिपोर्ट देगी, ये भी अपना रिपोर्ट देगी। अब ये अपना रिपोर्ट कब देती है, ये देख लो भैया, ये अपना रिपोर्ट कब देगी, तो हम कहेंगे ये देती है अप्रैल 1949 को। ये अपना रिपोर्ट क्या करती है, पब्लिश करती है, रिपोर्ट पब्लिश करती। अच्छा, रिपोर्ट पब्लिश का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि मतलब जो इन्होंने अपने हिसाब से कमीशन में समझा, जिस उद्देश्य के लिए इनको बनाया गया था, अगर ये बन गए तो बताओ इन्होंने क्या सुझाव अब देंगे। तो वही जो अपना पोथी पत्रा जो लिखे होंगे, जो वहां पर जाके देंगे, वही हम कह रहे हैं कि रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक ना। अब ये रिपोर्ट अप्रैल 1949 में ये अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो और इसने भी क्या दिया सुझाव, इन्होंने जो सुझाव दिया, इन्होंने भी वही बोला, कहा कि देखिए भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन अच्छा नहीं है, ठीक ना। इन्होंने क्या बोला कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। देखो कारण क्या है ना, अगर हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे ना, तो आपको पता है भारत को हम अनेकता में एकता देखते हैं, तो वो नहीं रहेगा। और अगर आप भाषा के आधार पर कर दोगे, जो यहाँ पर एक भाषाई सांस्कृतिक मेल मिल रहा ना, सब खत्म हो जाएगा। अब वहां जाओगे, हमने कहा हम आंध्र प्रदेश में चले गए तो वहां हमें तेलुगु मिल रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में चले जाए तो केवल हिंदी मिल रही है, ठीक ना। ऐसे बिहार में चले केवल आपको बिहारी मिल रही है, तमिलनाडु में चले गए तो आपको केवल तमिल मिल रही है, केरल में चले गए तो आपको केवल मलयालम मिल रही है, ठीक ना। कर्नाटक में चले गए आपको केवल कन्नड़ मिल रही है, ठीक ना। महाराष्ट्र में चले गए तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, केवल मराठी मिलेगी। गुजरात में चले जाएंगे तो वहां आपको केवल गुजराती मिलेंगे। तो ये सब जो चीजें हो जाएंगी, यहाँ जो हम लोग कह रहे हैं ना कि अनेकता में एकता, ये सब कहाँ बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना अच्छा नहीं माना जाता। और दो कमीशन बनाए गए, दोनों के दोनों कमीशन क्या कर दिए, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को रिजेक्ट कर दिया। समझ गए। अब देखो, जो डिमांड करने वाले थे, जब जेबीपी ने इनको रिजेक्ट कर दिया, तो जो डिमांड करने वाले लोग थे, अब भाई उनके अंदर क्रोध पैदा हुआ, ठीक ना। उनके अंदर क्या पैदा हुआ, क्रोध पैदा हुआ कि अब तो जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड कभी भी कंप्लीट ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे इसके लिए। इसके लिए एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम होता है पेट्टू श्री रामुलु। इनका नाम देख लेंगे, क्या है ये, पेट्टू श्री रामुलु, ठीक ना। अब ये कांग्रेस के सदस्य हैं ये, ठीक ना। अब यही ज्यादा मांग कर रहे थे, ये उस समय मद्रास से बिलोंग करते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी या मद्रास प्रांत से ये थे। अब इन्होंने कहा, इन्होंने यही तो डिमांड नहीं कर रहे थे। आपको पता है ना
कि हमने कहा कि ज्यादातर कहां पर डिमांड शुरू हुई थी, दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में यहीं पर था आपका मद्रास, यहीं पर था आपका मद्रास, और मद्रास के कौन थे, पेट्टू श्री रामलू थे। अब ये क्या कर गए, ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब जब ये भूख हड़ताल पे बैठे तो भी 1 दिन 2 दिन की भूख हड़ताल पे नहीं, सीधे 56 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ गए। कितने दिनों की, तो ये किस पे बैठ गए, तो ये बैठ गए भूख हड़ताल पे, ये बैठ गए किस पर, तो हम कहेंगे भूख हड़ताल पे बैठ गए। और भूख हड़ताल पे वो भी कितने दिनों के लिए, 56 दिनों के लिए बैठ गए। भैया 56 दिन बहुत बड़ी बात होती है, समझ गए। और 56 दिन होने के बाद इनकी डेथ भी हो जाती है, और जैसे डेथ हो जाती है तो जितने इनके फॉलोअर्स थे सभी एकदम उधड़ई मचाने लगते हैं, समझ गए। क्या हुआ, तब वहां पर क्या होता है, बहुत अशांति फैल जाती है, और जब अशांति फैल जाती है तो सरकार को मजबूरन झुकना पड़ता है, समझ गए। सरकार को मजबूरन क्या होता है, झुकना पड़ता है। अब ये सब भूख हड़ताल, ये सब जो डिमांड हो रही है, ये कब की है, तो हम कहेंगे ये सब जो डिमांड है ये चल रही है 1953 की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, ये 1953 की बात चल रही है। अब देखो 1953 में भाषा के आधार पे पहले राज्य का गठन किया जाता है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया जाता है, पहले राज्य का गठन किया जाता है। गठन किया जाता है, बढ़िया से देखना भैया, भाषा के आधार पे पहले राज्य का गठन किया जाता है। किसके आधार पे, भाषा के आधार पे, समझ गए। कौन से पहले राज्य, तो ये पहला राज्य कौन है, तो हम कहेंगे ये पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा है ये पहला राज्य, तो हम कहेंगे तो पहला राज्य का गठन किया जाता है आंध्र प्रदेश। अब ये आंध्र प्रदेश कहां से टूटकर बना है, तो हम कहेंगे ये बनता है मद्रास से, मद्रास प्रांत से, मद्रास प्रांत से। किससे इसका गठन किया जाता है, आंध्र प्रदेश का गठन मद्रास प्रांत से तोड़कर किया जाता है। अब देखो ये जो आंध्र प्रदेश था, ये हमने कहा कि ये किसके आधार पे बना है, भाषा के आधार पे। तो कौन सी भाषा थी आंध्र प्रदेश में, तो हम कहेंगे तेलुगु, तेलुगु भाषा, समझ गए। तो अगर अब आपसे पूछे क्वेश्चन कि ये बताइए कि जो पहला भाषा के आधार पे राज्य बना उसका नाम क्या है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। पूछेगा कौन सी भाषा थी या कौन सी भाषा के आधार पर बनाया गया था, तो हम कहेंगे तेलुगु भाषा के आधार पर बनाएंगे। कौन से प्रांत से तोड़कर बनाया गया, तो हम कहेंगे मद्रास प्रांत से इसको तोड़कर बनाया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया कि 1953 में भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन किया जाता है। अब आगे चलें। अब आपको दिख रहा है कि भाषा के आधार पे अगर एक राज्य बन गया तो अब भारत के अन्य राज्यों में भी तो ये, मतलब कि अन्य क्षेत्रों में भी तो ये मांग होगी कि भाषा के आधार पे और राज्य बनाओ। जैसे बॉम्बे प्रांत है, तो बॉम्बे प्रांत में आपको दिखेगा कि भैया चलो अब हमें किसकी डिमांड करनी चाहिए, तो वहां पर पता चलेगा भैया गुजराती वाले गुजरात की डिमांड करें और मराठी वाले आपको महाराष्ट्र की डिमांड करें। ऐसे ही मतलब यहां पर हमने कहा कि और इधर अब यही सब होगा। अब क्या बनेगा, अब आपको दिख गया कि भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन हो गया, और जैसे ही भाषा के आधार पर राज्यों का पहला गठन हुआ, भाषा के आधार पर संघ के और भी क्षेत्रों में मांग होने लगी, ठीक ना।
भाषा के आधार पर संघ के और भी क्षेत्रों में मांग होने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का और पुनर्गठन किया जाए। अब ये तो चिंता वाली विषय बन गई। चलो भैया एक राज्य तो हमने कैसे भी करके इधर उधर करके हमने बना दिया, लेकिन अब आप सोचिए कि ये तो अगर और डिमांड बढ़ने लगी तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसके लिए भारत सरकार ने फिर से एक कमीशन बनाया। भारत सरकार ने क्या कर दिया, फिर से एक आयोग का गठन किया। भारत सरकार ने फिर से एक आयोग का गठन करता है और इस आयोग का देखो यहां लिखेंगे एक आयोग का गठन, आयोग का गठन, समझ गए। और इस आयोग का नाम रखा जाता है फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। अब आपसे मैं पूछूं कि ये बताओ फजल अली आयोग, फजल अली आयोग इसका गठन कब होता है, इसका गठन कब होता है, तो आप कहना इसका गठन होता है दिसंबर 1953 में। कब होता है, 1953 में, ठीक ना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष का नाम होता है फजल अली, फजल अली। इसीलिए इस आयोग का नाम भी रखा जाता है फजल अली आयोग। अच्छा, इसमें और दो सदस्य थे, इसमें और दो सदस्य थे, उनका नाम कभी कभी पूछ लेता है। दो सदस्य थे, एक जन का नाम था के एम पडिक्कर और एक जन का नाम था HN कुंजरू। दोनों नाम कभी कभार पूछ लेता है तो आप दोनों नाम बढ़िया से रट लेना, ठीक ना। फजल अली आयोग, इनका गठन कब हुआ, दिसंबर 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन है, फजल अली है, ठीक ना। इसके सदस्य में KM पडिक्कर और क्या बोला गया, HN मतलब कुंजरू। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ फजल अली आयोग क्यों बनाया गया, तो आप कहोगे देखो फजल अली आयोग इसलिए बनाया गया है ताकि हम भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग चल रही है उसको हम टैकल कर पाए। समझ गए इतनी बात, मतलब देखो विधिवत आप समझ जाओ, इसीलिए हम लोग यहां पर मतलब पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। क्या बोल रहा है, KM पडिक्कर इसके एक सदस्य हैं और HN कुंजरू एक सदस्य है, दो सदस्य इनके और हैं। अब ये भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपनी रिपोर्ट कब पेश करती है, तो हम कहेंगे ये अपनी रिपोर्ट पेश करेगी 1955 में। तो यहां पर पहले लिखो कि इसकी रिपोर्ट कब आती है, रिपोर्ट अब पेश करेगी ये, रिपोर्ट पेश करेगी ये सितंबर 1955 में, सितंबर 1955 में। और सुझाव भी देगा, अगर रिपोर्ट पेश कर रहा है तो रिपोर्ट के माध्यम से ये सुझाव ही तो देगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इसके जो सुझाव है, पहला सुझाव इसने क्या दिया, पहला सुझाव इसने क्या दिया, पहला सुझाव इन्होंने क्या दिया, कहा कि देखो भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब ये क्या कह रहा है, मतलब ये आयोग कह रहा है कि देखो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, चलो हम स्वीकार करते हैं, नो डाउट, ठीक ना। कि मतलब अब आपको देखो दो आयोग और आए थे, LPC आया था और JVP आया था, दोनों ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया था। लेकिन फजल अली जो था ये पहला आयोग था जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर लिया कि चलो भैया सही ये मांग कर रहे हो, चलो हम कर देते हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देते हैं। लेकिन इन्होंने एक शर्त में लगा दी, कहा कि देखो, लेकिन दूसरे नंबर पे इन्होंने रख दिया शर्त, और शर्त क्या रखा कि देखो लेकिन एक राज्य एक भाषा, एक राज्य एक भाषा, एक भाषा की
एक भाषा की मांग को अस्वीकार किया या अस्वीकार कर दिया क्या है समझो पहले। कह रहा एक राज्य एक भाषा, मतलब एक राज्य एक भाषा। कहने का मतलब जैसे हमने कहा, चलो ये मान लेते हैं आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में अभी आपने देखा कि यहां पर केवल तेलुगु बोले जाएंगे। तो वो कह रहा है कि अगर यहां पर कोई और भी भाषा बोलने वाला होगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, रखेंगे। समझ गए। जैसे हमने कहा कि ये मान लेता हूं कि नीचे आपका तमिलनाडु है, अब तमिलनाडु में केवल तमिल नहीं बोली जाएगी। अगर यहां पर कोई मद्रासी आएगा, मतलब जैसे यहां पर कोई मराठी आएगा, मराठी बोलेगा, उसको भी रखेंगे। अगर कोई मलयालम बोलने वाला होगा उसको भी रखेंगे, ठीक ना। उन्होंने क्या कहा, चलो भाषा के आधार पे आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भाषा एक राज्य, कहने का मतलब एक राजा एक भाषा, एक राज्य एक भाषा, ये नहीं होना चाहिए। इसको उन्होंने क्या कर दिया, इस मांग को अस्वीकार कर दिया। तो यहां पर ये पॉइंट आप बढ़िया से नोट कर लो इसमें भी। ठीक ना, इतना हो गया। अब तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, अभी आपने देखा था कि जो भारत में राज्य थे, राज्यों को हमने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में ऐसे बांटा था। इन्होंने कहा ये जो राज्यों का भाग वाइज वर्गीकरण है इसको रद्द कर दिया जाए। क्या बोला इन्होंने, राज्यों का भाग वर्गीकरण, भाग का मतलब पार्ट, वर्गीकरण रद्द किया जाए। तो फिर किया क्या जाए, ये सब क्यों है, मतलब ये सब क्यों कर रहा हो। कह रहा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, कोई बात नहीं। दूसरे नंबर पे कह रहा है एक राज्य एक भाषा की मांग को अस्वीकार कर दिया, कि मतलब अगर एक राज्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें केवल एक ही भाषा बोली जाएगी। फिर कह रहा है राज्यों का भाग वर्गीकरण का मतलब यही जो आपने पार्ट में बांटा था, पार्टों में ही बांटा था ना, ABCD, उनको ये क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और रद्द करने के बाद इन्होंने सजेशन दिया कि देखो हमें कितने, इन्होंने बताया कि हमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। समझ गए कितना, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। अगर ये भी आपका क्लियर हो गया तो मैं आपको थोड़ी और आगे ले चलूं, ठीक ना, थोड़ी और आगे ले चलूं। इतना अगर आपका क्लियर हो गया तो सीधे बोला ना 3 पॉइंट ये, और उन्होंने सजेशन जो दिया, कहा कि 16 राज्य बनाओ और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाओ, ठीक ना। अब देखो अब क्या होगा, फजल अली आयोग में ही आगे लिखेंगे हम। अब देखो अगर हम कह रहे हैं कि हमें राज्य बनाने ही है, अब भैया अगर हमें राज्य बनाने होंगे तो ये कितने राज्य की बात कर रहा है हम, अब राज्य कितने बनेंगे, 16। और इन्होंने क्या सुझाव दिया था, कहा था केंद्र शासित प्रदेश, भैया केंद्र शासित प्रदेश कितने होंगे, तो इन्होंने कहा 3। यही तो सजेशन थे फजल अली के। अब जब ये फजल अली आयोग ने ये सजेशन दिया तो इनके आधार पे हम कहेंगे भैया देखो, इनके सुझाव के आधार पर एक अधिनियम पास किया जाता है। अधिनियम का नाम कैसे हम लिखेंगे, वहां पर हम लिखेंगे रीऑर्गेनाइजेशन
रीऑर्गेनाइजेशन, चाहे ऐसे लिख लेना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक ना। क्या पास किया जाता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया जाता है। कब पास? इनके सुझाव के आधार पर ये वाला पास। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कहते हैं इसको राज्य पुनर्गठन अधिनियम। एक्ट का मतलब क्या होता है? अधिनियम होता है, ठीक ना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया जाता है, और जैसे ही एक्ट पास किया जाता है तो संविधान में एक संशोधन किया जाता है। संविधान में क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा, और उस संशोधन का नाम होता है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1956। देखो बाबू, एक बात यहां याद रख लेना, संविधान को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। और संशोधन को बोलते हैं अमेंडमेंट। ठीक ना। संविधान संशोधन अधिनियम भी होता है इसमें, अधिनियम 1956। और ऐसे ही अधिनियम के लिए अंग्रेजी आती है एक्ट। अब हम लोग जहां पर भी आएगा संविधान संशोधन अधिनियम, वहां पर हम केवल लिखेंगे CAA लिखेंगे। और इसका मतलब आप समझ जाना कि ये, क्योंकि अभी आने वाले आगे वाले लेक्चरों में, या थोड़ी और अगर हम आगे चल रहे हैं तो वहां पर ये काफी बार आया है, इसीलिए मैं आपको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब होता है संविधान संशोधन अधिनियम, तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CAA, ठीक ना। पहले यहां पूरा लिख दिया हूं, तो यहां आप लिखेंगे 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अब इसमें क्या क्या बातें हुई वो बातें आपको लिखनी है। पहली बात इसमें क्या बोला गया? पार्ट A, B, C और D को रद्द कर दिया गया, को रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। अब आपसे पूछेगा कि जो राज्यों का पहले भाग वर्गीकरण था, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D, उसको किस संविधान संशोधन से रद्द किया गया? तो आप कहना कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा उसको रद्द किया गया था, ठीक ना। और इसने सजेशन दिया कि देखो, अगर हमें राज्य बनाने हैं तो हम 16 नहीं बनाएंगे, हम कितना बनाएंगे? हम केवल 14 राज्य बनाएंगे। कितने राज्य बनाएंगे? तो हम कहेंगे हम केवल 14 राज्य बनाएंगे, समझ गए। और अगर हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाने हैं, तो हम कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे? तो उन्होंने कहा 3 नहीं बनाएंगे, बल्कि हम 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, ठीक ना। कितने बनाएंगे? कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे? तो हमने कहा कि हम 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, समझ गए इतनी बात। और हम आपको बता दें कि 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश बार बार आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं UTS, यूनियन टेरिटरी, इसको हम लिखते हैं यूनियन टेरिटरी, इसको हम लिखते हैं। आप कहीं भी आएगा तो वहां पर हम UTS लिखेंगे, तो आप समझ जाना कि हाँ ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, इसी को बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है, ठीक ना। अगर अब इन आपको 14 राज्यों को देखना है तो कैसे देखोगे? 14 राज्यों को अगर आपको देखना है तो आप कैसे देखोगे? देखो, एक आप भारत का मैप बना लो और उसी भारत के मैप में सारा आप फिलअप कर लो, सारा का सारा। जैसे हमने कहा
ऐसा मान लेते हैं कुछ भारत का मैप एक प्रकार से आपका है। ठीक ना। अब इसमें सबसे पहले हम कहां चलेंगे, आंध्र प्रदेश, यहां होता है आंध्र प्रदेश, अरे सॉरी 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 सॉरी, असम से चलते हैं, यहां आपको मिलेगा असम, असम मिला। असम के बगल में हमने यहां पर देखा था बिहार, फिर हमने यहां पर देखा था पश्चिम बंगाल, और फिर हमने यहां पर देखा था उड़ीसा। पहले ये तो आपको 4 क्लियर हो ही जाने चाहिए थे, ठीक ना। कौन कौन सा, ये था असम, ये था बिहार, ये था पश्चिम बंगाल, और ये वाला था आपका उड़ीसा। अब देखो यहां एक आपने और देखा था जिसको हम बोलते थे संयुक्त प्रांत, ठीक ना। ये कौन सा, संयुक्त प्रांत, जो अपना उत्तर प्रदेश है। और एक इधर और देखेंगे आप, इधर मिलेगा आपको पंजाब, क्या मिला आपको, पंजाब। इसका नाम क्या है, हम कहेंगे असम, इसका नाम क्या है, हम कहेंगे बिहार, इसका नाम क्या है, हम कहेंगे पश्चिम बंगाल, इसका नाम क्या है, हम कहेंगे उड़ीसा, इसका नाम क्या है, संयुक्त प्रांत। क्या नाम इसका, संयुक्त प्रांत। ऐसे लिख लेना, नहीं तो आप भूल जाएंगे। संयुक्त प्रांत। देखो मैप से जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, अगर आप मैप से नहीं पढ़ोगे तो चीजें आपको याद नहीं रहने वाली हैं, ठीक ना। इसीलिए मैप से बता रहा हूं। और एक ऊपर में आपको लिख लेना है जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला है आपका पंजाब, ठीक ना। ये वाला है आपका बिहार, और ये वाला है आपका असम, और ये वाला है आपका पश्चिम बंगाल को हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल, और ये वाला है आपका उड़ीसा। उड़ीसा उस समय हुआ करता था तो उड़ीसा लिखेंगे, उड़ीसा नहीं लिखेंगे, ठीक ना। ये हो गया। अब यहां से एक उठाओगे, इसका नाम लिखोगे राजस्थान, लिख लिए राजस्थान। फिर इधर से एक उठाओगे, इसका ऐसे बड़ा सा, यहां पर लिखोगे बंबई प्रांत, क्या लिखोगे, तो हम कहेंगे बंबई प्रांत, समझ गए। और एक बीच में ऐसे बड़ा सा बनाओगे, यहां पर लिखोगे एमपी, मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये जैसे जैसे बता रहा हूं ऐसे आप फिलअप करो, ठीक ना। फिर नीचे आएंगे, नीचे आपको यहां पर एक मिलेगा आंध्र प्रदेश, भैया बना लिए, अभी 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 बनाए, तभी मैं भूल गया था, उसको मैंने बोल दिया था। ये हुआ आपका आंध्र प्रदेश। फिर नीचे और आएगा, यहां पर आपको मिलेगा मद्रास, क्या ये, तो हम कहेंगे ये बनेगा आपका मद्रास। और बगल में ऐसे एक आपको पतला सा मिलेगा, इसका नाम रखेंगे केरल, समझ गए। और यहां पर आपको मिलेगा मैसूर, मैसूर। देखो शायद ये हो गए होंगे आपके सारे पूरे 14 राज्य हो गए होंगे ये आपके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए ये, ठीक ना। ऐसे मैप से आप याद कर लेंगे। ये वाला असम, बिहार, बंगाल, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मद्रास, इधर वाले में मैसूर, इधर वाले में केरल, ठीक ना। बॉम्बे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, संयुक्त प्रांत, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। ये बढ़िया से याद कर लेना, इनको याद करना आपको। अगर इनको आप याद नहीं करेंगे तो अभी आने वाले लेक्चर में कुछ आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। और 6 आपके यूटीज भी थे, क्या थे, 6 यूटीज थे। यूटीज का मतलब 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले का नाम आप लिखोगे, पहले का नाम है अंडमान एंड निकोबार। AN का मतलब क्या होता है, अंडमान एंड निकोबार। पूरा पूरा आप नाम लिख लेंगे, अंडमान एंड निकोबार। और दूसरे नंबर पे आप लिखोगे दिल्ली, दिल्ली का मतलब दिल्ली, ठीक ना। फिर हम कहेंगे तीसरे नंबर पे हम किसको लेंगे, हिमाचल प्रदेश। SP का मतलब क्या लिखोगे, हिमाचल प्रदेश, ठीक ना। HP का मतलब क्या लिखोगे, हिमाचल प्रदेश। चौथे नंबर पे आप लिख लो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और 5वें नंबर पे आप लिख लो त्रिपुरा, और 6वें नंबर पे आप लिख लो मणिपुर। ये बढ़िया से याद कर लो।
पहला आपका यूटी कौन है, पहला यूटी कौन है, तो हम कहेंगे अंडमान एंड निकोबार। पहले ए एंड इसको बोलते हैं एंड, ए एंड एन का मतलब क्या है, अंडमान एंड निकोबार। दूसरे नंबर पे हम किसको लिखेंगे, दिल्ली को। फिर तीसरे नंबर पे हमने किसको लिखा है, हिमाचल प्रदेश, ठीक ना। फिर हमने चौथे नंबर पे लक्षद्वीप, और पांचवें नंबर पे त्रिपुरा, और छठवें नंबर पे हमने किसको लिखा है, मणिपुर। अच्छा, ये राज्यों में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, ठीक ना। और भी अच्छे से आपको याद करवा दिया जाएगा, ठीक। अब देखो थोड़ी और आगे चलते हैं। अब फजल अली आयोग आपका ये समाप्त हुआ। अब लेकिन और देखेंगे कैसे कैसे राज्य अपने यहां बने, कौन कब टूटा, कौन कब बना, कब कहां से फूटा, कौन से संविधान संशोधन से आया। 10-15 मिनट और कम से कम उसको भी आपको देखने ही है। अब देखो, एक प्रांत हुआ करता था जिसको हम बोलते थे बंबई प्रांत। कौन सा प्रांत, तो हम कहेंगे बंबई प्रांत। अब ये जो बंबई प्रांत था ये 1960 में जो है ना भाषा के आधार पे टूट गया। 1960 में ये भाषा के आधार पे टूट गया। और आपको बता दें ये जो बंबई प्रांत था, जैसे आपको पता होगा ये है, जैसे ये भारत है, तो ये पूरा गुजरात वाला रीजन लेके ऐसे बड़ा सा ये हुआ करता था बंबई प्रांत। ये है आपका बंबई प्रांत, ये था आपका बंबई प्रांत, ये वाला पूरा बड़ा सा, समझ गए। अब यहां आपको पता है आज के डेट में आपने देखा होगा इधर वाला गुजरात है और इधर वाला आपका महाराष्ट्र है, कुछ समझ में आता होगा आपको। तो जो बंबई प्रांत था इसमें जो गुजराती बोलने वाले थे उन्होंने डिमांड करने लगी, कहा भैया हमें दूसरा चाहिए, हमें दूसरा राज्य चाहिए। अब ये आपको कौन सा राज्य चाहिए, कहे हम गुजराती बोलते हैं तो हमें गुजराती वाला चाहिए। तो यहां पर क्या कर दिया गया, भाषा के आधार पे इनको ऐसे बांट दिया गया, भाषा के आधार पे इनको क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। और जब बांटा गया तो देखो जो वहां पर मराठी बोलते थे, जो मराठी बोलते थे उनको बोला गया महाराष्ट्र, उनको क्या बोला गया, महाराष्ट्र। और जो गुजराती बोलते थे, जो गुजराती बोलते थे उनको क्या बना दिया गया, तो हमने कहा गुजरात बना दिया गया। समझ में आया आपको कैसे टूटा गया, कैसे नहीं तो टूटे, ये क्या बन गया, ये गुजरात बन गया। और ये जो गुजरात है ना, ये गुजरात ये आपका 15वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया, ये 15वां राज्य बन गया। ये आपसे पूछता है कि बताओ गुजरात कौन से नंबर का राज्य है, तो हम कहेंगे 15वां राज्य है। अगर आपसे पूछे कि गुजरात की स्थापना कब हुई है, तो हम सीधे बोलेंगे 1960 में हुई है। भाषा के आधार पर हुआ तो कौन सी भाषा थी, तो हम कहेंगे गुजराती भाषा थी, ठीक ना। अब ऐसे ही और एक होता है दादर नागर हवेली। कौन सा होता है, दादर नागर हवेली। यहां लिखता हूं दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। ये है केंद्र शासित प्रदेश, यूटी है। यूटी एस का मतलब क्या होता है, यूनियन टेरिटरीज होता है, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। समझ गया। पहले ये मतलब भारत का ही, मतलब भारत के क्षेत्र में आता था, लेकिन इस पर भारत सरकार का अधिकार नहीं हुआ करता था। तो इसमें क्या किया गया, इसमें एक संशोधन पास किया गया, संविधान संशोधन। और पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन से दादर नागर हवेली को भारत में मिलाया गया, तो हम कहेंगे 10वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन 1961, याद कर लेना डेट, ठीक ना। 10वां संविधान संशोधन 1961 के तहत। अब ये है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी हमने बताया कि CAA लिखेंगे तो इसका मतलब होता है संविधान संशोधन अधिनियम। समझ गए, ये क्या बन गया आपका। तो दादर नागर हवेली जो है ये यूटीज है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। इसको किस संविधान संशोधन से मिलाया गया, तो हम कहेंगे 10वां संविधान संशोधन
1961 द्वारा दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में मिला लिया गया। क्या यहां लिख देता हूं, भारतीय संघ में मिला लिया गया। ये भी क्लियर हो गया आपका, समझ गए। अब और आगे आते चले। अब एक और आता है, एक राज्य और है जिसको हम कहते हैं गोवा, और गोवा के साथ में आपको याद करना है दमन एवं दीव। दमन एवं दीव, ये भी भैया 2 याद कर लेने हैं। पहले नाम देखो, पहले नाम पे अपना फोकस किया करो कि ये दमन दीव क्या है, गोवा क्या है, पहले इनको आप बढ़िया से समझो हैं क्या ये चीजें, ठीक ना। कह रहा है गोवा, दमन एवं दीव। अब भैया इनको भी तो मिलाना है, तो हम कहेंगे पहले देखो इनको हमने पहले इनको कब्जा किया। कब्जा का मतलब पुलिस एक्शन द्वारा। जैसे आपने देखा था एक हैदराबाद रियासत हुआ करती थी, वहां पर हमने पोलो ऑपरेशन चलाया था, तो यहां पर जो ऑपरेशन चलाया जाता था उसको भी पोलो ही बोलते हैं, ठीक ना, उसको भी क्या बोला जाता है, पोलो ही बोला जाता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि पुलिस एक्शन थे, पुलिस एक्शन के थ्रू, पुलिस एक्शन के द्वारा दोनों को, गोवा दमन एवं दीव को 1961 में कब्जा कर लिया जाता है। पहला पॉइंट ये है। पहला पॉइंट क्या है, गोवा दमन एवं दीव पुलिस एक्शन के द्वारा 1961 में क्या कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। लिखते रहे ना, समझ गए। बहुत विधिवत नोट्स हम बना रहे हैं, समझ गए। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, चाहे आप बड़ी कोचिंगों से पढ़ लीजिए, आपको कहीं मिलने वाला नहीं है ये सब, ठीक ना। केवल आप पढ़िए बस। अगर आपकी सिलेक्शन की गारंटी यहां से हम लोग लेते हैं, ठीक ना। हो गया ये गोवा दमन एवं दीव, इसको कैसे भारत में मिलाया गया, तो हम कहेंगे पुलिस एक्शन से। कब मिलाया गया, तो हम कहेंगे 1961 में मिलाया गया। अब भैया अभी तो ये कुछ बने थोड़ी हैं, अभी तो केवल ऐसे पकड़ लिया गया। तो अब अपने संविधान संशोधन किया जाता है। तो हमने कहा, हमने पास किया कौन सा, ब्रह्मा संविधान संशोधन। कौन सा, ब्रह्मा संविधान संशोधन 1962। 1962, समझ गए। ब्रह्मा संविधान संशोधन 1962 हमने ये बना दिया। लेकिन अब ये जो बनेंगे ना, ये बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। क्या बनेंगे ये, तो हमने कहा ये बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। ब्रह्मा संविधान संशोधन 1962 जो बनाया जाता है ना, इससे ये क्या बनेंगे, तो हमने कहा ये बन जाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या बन गए ये, केंद्र शासित प्रदेश बन गए, समझ गए। लेकिन अब एक और आता है, इस गोवा के लिए आएगा, केवल किसके लिए आएगा, गोवा के लिए आएगा। तो पास किया जाता है, पता है आपको, 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987, 1987। 56वां संविधान संशोधन मतलब 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, समझ गए। और जैसे ही पास किया जाता है ये संशोधन, और यहां से गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है। गोवा को पूर्ण राज्य का क्या मिल गया, पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा। शायद अब आप क्लियर हो गए। अब आप कहेंगे सर पूर्ण राज्य क्या होता है। अब पूर्ण राज्य, बाबू अभी आपने ये देखा ना कि हमने 14 राज्य बनाए थे, और हमने उसमें 6 क्या बनाए थे, यूटीज बनाए थे। तो ये जो 14 राज्य है ना, ये पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य का मतलब ये होता है कि इस पे केंद्र का अधिकार नहीं है, मतलब केंद्र सरकार पूरे तरीके, जैसे हमने कहा ना, केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं, जहां पर राष्ट्रपति क्या करता है, एक यहाँ के प्रशासक को नियुक्त करता है, तब जाकर यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं प्रशासित होती हैं, ये होता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें इनको बांट दिया जाइए, भैया चलो तुम्हारे पास विधानसभाएं होंगी, तुम्हारे पास मान लेते हैं कि ये सब भी होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब होते हैं उसमें। इसमें आप पहले आप समझो कि ये क्या, पूर्ण राज्य का मतलब ये जो 14 राज्य थे, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, पूर्ण राज्य। जैसे अपना उत्तर प्रदेश, अपना बिहार, ये सब, समझ गए कि नहीं समझ गए।
तो ये आपको बढ़िया से याद हो जाने चाहिए। पूर्ण राज्य का मतलब, अब गोवा क्या बन गया, आपसे पूछेगा गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त करता है, तो आपको लिखना है कब करता है, 1987 में। पूछेगा कौन से संविधान संशोधन से, तो आपको बताना है 56वां संविधान संशोधन। पूछेगा 56वां संविधान संशोधन कब आया था, तो आपको बताना है 1987। ठीक ना, क्लियर हो गया। अगर ये बात आपकी क्लियर हो गई है 1987 वाली, तो बस अब आप इसमें सक्षम हो पढ़ने के लिए। अब आपसे पूछेगा अच्छा ये अगर पूर्ण राज्य बना तो कौन से नंबर का राज्य बना, जैसे गुजरात कौन से नंबर का बना था, तो हमने कहा 15वां राज्य बना था। तो भैया ये तो चल के जाके 1987 में बन रहा ना, तो ये कौन से राज्य बनता है, कौन से नंबर का राज्य बनता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। कहाँ सस्पेक्ट में रहेंगे, तो ये जो गोवा बनता है ना, ये 25वां राज्य बनता है। कौन सा राज्य, 25वां राज्य बनेगा। ठीक ना, गोवा कौन से राज्य, कौन से नंबर का राज्य है, तो हम कहेंगे 25वां राज्य है। हो गया ये, आगे चलें अब। अब क्या होता है, एक और राज्य आता है, इसका नाम है नागालैंड। अब इसकी कहानी सुनते हैं। नागालैंड, एक एक राज्य बता रहा हूं, एक एक राज्य, और सीधे यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं। ये जो होता है ना स्टेट पीसीएस आरओ, डायरेक्ट पूछते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, मतलब ऐसे एग्जामों में। और ऐसे ही इसमें मतलब ये जो यूपी ट्रिपल एससी का पेटोट होता है, उसमें भी ये सब पूछ लेते हैं। ठीक ना, अभी हम पढ़ेंगे नागालैंड के बारे में। अब देखो, जब नागालैंड के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो इसको भी क्या बनाया गया है, इसको भी किसी संविधान संशोधन से ही बनाया गया है। तो इसको जब राज्य बनाया जाता है तो इसमें कौन सा संविधान संशोधन, तो हम कहेंगे 13वां संविधान संशोधन, मतलब CAA। समझ गए, 13वां संविधान संशोधन 1962। क्या करेंगे, 1962। मतलब नागालैंड भारतीय संघ का एक राज्य बनता है। कब बनता है, तो हम कहेंगे 13वां संविधान संशोधन 1962 के थ्रू बनता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो हम कहेंगे जब ये, अच्छा लेकिन अभी केवल ये परमिशन दे दिया है कि देखो भैया तुम एक राज्य बन गए हो, लेकिन माना जाता है जो नागालैंड की स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है 1 दिसंबर 1963 को मानी जाती है। नागालैंड की जो स्थापना दिवस मानी जाती है वो कब मानी जाती है, 1 दिसंबर 1963 को मानी जाती है। समझ गए। अब हम कहेंगे तो बताओ ये जो हम ये सब ला रहे हैं, तो ये बताओ ये कौन से नंबर का राज्य बना, तो आप कहोगे ये बना 16वां राज्य बना था। ये कौन सा राज्य बना था, ये 16वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना, ये 16वां राज्य बना। क्लियर। अब आगे देखो भैया, आगे देखो, पहले फटाफट देखते रहे। अब एक और होता है जिसका नाम है पेप्सू। क्या है ये, पेप्सू। पहले इसके बारे में आप समझो ये है क्या। समझ गए, ये कई राज्यों का समूह है। समझ गए, बहुत बड़ा सा एरिया है ये। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पहले लिखो। इसको बोला जाता है पटियाला। ठीक ना, क्या बोला जाता है, पटियाला ईस्ट। पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स ऑफ यूनियन बोलते हैं इसको। क्लियर, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स ऑफ यूनियन बोलते हैं। ये था पेप्सी। समझ गए। अब इसमें क्या है, देखो मैप देखो, मैप देखो, मैप केवल देखते चलो बस। ये आपने देखा था, ये ऐसा बना हुआ था कुछ, ये कुछ ऐसा ही बना था। ऐसा कुछ बना था मान लो थे। जब ये ऐसा कुछ बना तो आप मेरे को बताओ, इधर वाला रीजन अभी आपने देखा था जम्मू कश्मीर था,
और इधर देखो ये आपका मिलके बनता था, यहाँ हिमाचल प्रदेश, ये है आपका पंजाब, ये है आपका थोड़ा सा हरियाणा, ऐसे ये ऐसे बड़ा सा रीजन हुआ करता था। और इसी का नाम हमने क्या रखा था? पेप्सू रखा था। समझ गए? इसी का नाम क्या हमने रखा था? पेप्सू रखा था। और इसी को बोला जाता है पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स ऑफ यूनियन। मतलब ये आप समझो, ये पंजाब है, पंजाब के ईस्ट, पंजाब के ईस्ट, ईस्ट पंजाब, ईस्ट पंजाब का मतलब इधर वाले रीजन में। पहले इधर देखो पाकिस्तान का जो ये रीजन है ना, ये भी पंजाबी कहलाता है। तो ये कह रहा है ईस्ट पंजाब, तो मतलब इधर वाला जो अपने यहां पंजाब आएगा वो ईस्ट ही तो बनेगा। पहले पाकिस्तान और भारत एक ही तो थे। जब 1947 में ये बट गए तो बटने का मतलब एक पंजाब इधर चला गया, एक पंजाब इधर आ गया। तो जो इधर वाला पंजाब गया इसको हम बोलते हैं वेस्ट पंजाब। और वेस्ट पंजाब का मतलब ये होता है कि पश्चिमी पंजाब। और ईस्ट पंजाब कहां चला आया? इंडिया में। तो यहां पर बोला गया पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स ऑफ यूनियन। तो यहां पे जो थे इसको हमने क्या बोला है? पेप्सू बोला है। अब भैया पेप्सू, पेप्सू समझ में आया आपको? अगर पेप्सू आपको समझ में आ गया तो अब इसको तोड़ दो। अभी आता है ये किस सन की बात कर रहे हैं हम? 1966 की बात कर रहे हैं। अच्छा, किसी किसी बुक में ये 1966 देता है और किसी किसी बुक में ये 1967 मेंशन किया है। तो आप देख लेंगे ऐसे 1966 ही है, ठीक ना? तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों हम बता दिए आपको। 1966 67 तो 1966 मान के चलिएगा आप। अब क्या होता है देखो, इसमें कुछ पहाड़ी, देखो आपको पता होगा ना इधर वाले पे रीजन में पूरा हिमालय क्षेत्र है। ये वाला रीजन क्या है? हम कहेंगे ये हिमालय क्षेत्र है। बाबू बढ़िया से पढ़ो, ये बहुत बढ़िया से। ये वाला क्या है? हिमालय क्षेत्र है। अगर हिमालय क्षेत्र होगा तो ये बताओ पहाड़ी क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हमने कहा हाँ होगा, पहाड़ी क्षेत्र ही है। और यहां पर एक रीजन हुआ करता था जिसको हम बोलते थे हिंदी भाषी क्षेत्र। और यहीं पर एक रीजन और है जहां पर हम बोलते हैं पंजाबी भाषी क्षेत्र। समझ गए? और इसी में भैया छोटा से और एक होगा जिसको हम बोलते हैं चंडीगढ़ बोलेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि अब पेप्सू 1966 में टूट जाएगा। और कैसे टूटेगा? देखो कैसे टूटेगा ये। जब ये टूटेगा तो जहां पर हिंदी बोली जाती है, क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, उसको हम कहेंगे हरियाणा। क्या कहेंगे उसको? हम हरियाणा बोलेंगे, ठीक ना? हरियाणा। वो जहां पर हिंदी बोली जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? हरियाणा बोलेंगे। समझ गए? और जहां पर पंजाबी बोली जाती है, क्या बोली जाती है? पंजाबी, उसको हम कहेंगे पंजाब। क्या बोलेंगे उसको? हम पंजाब बोलेंगे। और जहां पर पहाड़ी एरिया है, जहां पर कैसा एरिया है? पहाड़ी क्षेत्र है। और पहाड़ी क्षेत्र वाले को हमें क्या बोलना है? हमें बोल देना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश क्या बोल देना है? हिमाचल प्रदेश। और बीच में एक एरिया आपको थोड़ी से बच जाता है जिसको हम बोलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आप ये सब नहीं लिखेंगे कि मतलब ये कौन सा रीजन है कौन सा रीजन नहीं है, तो आप बस ऐसे लिख लेंगे। अब एक और बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं यूटी पर पढ़ेंगे। यूटी है, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ये बनता है चंडीगढ़। तो पेप्सू अगर टूटा है तो कितने भागों में टूटा? तो आप कहेंगे 4 भागों में पेप्सू टूटा है। कौन कौन से? एक केंद्र शासित प्रदेश में टूटा है, उसका नाम क्या है? चंडीगढ़। और एक हिंदी भाषी में तो टूटा है, उसका नाम है हरियाणा। और एक पंजाबी भाषा में टूटा है, उसका नाम क्या है? पंजाब। और एक पहाड़ी क्षेत्र जो था उसका नाम क्या रखा गया? हिमाचल प्रदेश। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, इसमें नो डाउट। समझ गए? अब देखो हिंदी भाषी हरियाणा, हरियाणा जब ये बनेगा तो आपको मैं बता दूं ये कौन से नंबर का राज्य बना? तो आप कहना ये बना है 17वां नंबर का राज्य। कौन से नंबर का राज्य ये है? 17वां नंबर का राज्य है, ठीक ना? और ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश यहाँ है, जो ये हिमाचल प्रदेश होता है ये कौन से नंबर का राज्य है? तो हम कहेंगे ये है 18वें नंबर का राज्य है, ये 18वां राज्य है ये, ठीक ना? ये कौन सा नंबर का राज्य है? 18वें नंबर का राज्य है, ठीक ना? पंजाब तो देखो पहले से भी वहां पर मौजूद थे, ऐसी बात नहीं है कि पंजाब मौजूद नहीं था, ठीक ना?
चंडीगढ़ हो गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, इतना बन गया आपको। दो, हरियाणा को हमने बोला 17वां राज्य, और हिमाचल प्रदेश को हमने बोला कौन सा 18वां। जो हिमाचल प्रदेश है इसकी पूछेगा कि स्थापना, तो अभी आप लिखेंगे 1971, और हरियाणा वाले में 1967। ठीक ना, 1971 और 1967। बस बाबू हम लोग पेप्सी को भी तोड़ दिए। अब चलते हैं दूसरे पे, अब दूसरे राज्य पे चलेंगे। मणिपुर आपको समझ में आया? नहीं, मणिपुर अभी नहीं समझ में आया, नागालैंड केवल समझ में आया। नागालैंड समझ में आया, पेप्सू समझ में आया। आगे चलते हैं। आगे में देखो, हमें अभी और पढ़ने ना 19वां राज्य कौन सा बनेगा, और कौन सा आपका 20वां राज्य बनेगा, कौन से आपका 21वां राज्य बनेगा, और कब बनेंगे, समझे। पहले और नाम आता है, पहले आप लिखेंगे मणिपुर, एक नाम आप लिखेंगे त्रिपुरा, और एक नाम आप लिखेंगे मेघालय। मेघालय, मेघालय का मतलब मेघधनालय, मतलब बादलों का घर, ठीक ना, मेघालय बोलते उसको हम। मणिपुर आपका है 19वें नंबर का राज्य, और त्रिपुरा है आपका 20वें नंबर का राज्य, और मेघालय है आपका 21वें नंबर का राज्य। पहले ये तो याद कर लो। अब ये सब बात किस सन की चल रही है, हम कहेंगे भैया ये सब चल रही है 1972 की बात चल रही है। कब की? 1972। तो 1972 में 3 राज्य बनाए जाते हैं, कौन कौन सा? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। समझ गए, तीनों को एक साथ याद करेंगे, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। अच्छा, अब आप एक चीज आपको दिख रहा है इसमें, आप देखो मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों पहले यूटी थे, पहले, अभी नहीं, पहले यूटी थे कि नहीं थे? अभी देखो, अभी हमने पढ़ के आया कि 14 राज्य बने थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। उनमें देखो मणिपुर और त्रिपुरा आपके क्या थे? यूटी थे। समझ गए। अब यूटी से इनको क्या बनाया जा रहा है? पूर्ण राज्य बनाया जा रहा है। मतलब यूटी का मतलब होता है कि उस पर केंद्र सरकार का भी अधिकार होगा, और वहां पर जो थोड़ा बहुत केंद्र मतलब और लोग भी होते हैं उनका भी अधिकार होगा, ठीक ना। अब ये क्या कह रहा, अब इसको हम क्या बना देंगे? पूर्ण राज्य। तो ये भी पूछ सकता है कि मणिपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है, तो हम कहेंगे 1972 में मिला है। उसके पहले वो क्या थे? हम कहेंगे यूटी थे। क्या कहेंगे उसको हम? यूटी थे वो। यूटी का मतलब क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश थे वो। अब आपसे पूछेगा, बताओ अगर इनको हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे रहे हैं तो कोई ना कोई संविधान संशोधन करते होंगे, तो बताओ हम इनको कौन सा संविधान संशोधन करेंगे? तो हमने कहा हम करेंगे 22वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन करेंगे? 22वें नंबर का संविधान संशोधन करेंगे। 22वां संविधान संशोधन 1969, ये भी याद होना चाहिए। तो बताओ मणिपुर को कौन से संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो हम कहेंगे 22वां। त्रिपुरा को हम कहेंगे 22वां। मेघालय को हम कहेंगे 22वां। क्लियर हो गया ये भी। अब चलते हैं सिक्किम पे। अभी तो जगह है यहां पर। सिक्किम, सिक्किम के बारे में सभी को पता है, क्योंकि सिक्किम के बारे में थोड़ी बहुत बातें हम पढ़ के आ रहे हैं। सिक्किम, सिक्किम में पहले एक रियासत हुआ करती थी जो भारत में नहीं थी। भारत में इसको कैसे मिला, मतलब भारत में बाद में इसको मिलाया गया था, हमने ये देखा था, ठीक ना। अब सिक्किम की अगर से बात करते हैं तो आपको पता होगा कि इसको 35वां संविधान संशोधन 1974 में इसको भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो भारतीय संघ में इसको कब मिलाया गया है? तो हम कहेंगे इसको मिलाया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 से। लेकिन ये जो सिक्किम था ना, इसको हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिया हमने। तो इसको हम पूर्ण राज्य का दर्जा कौन से संविधान संशोधन से देंगे? तो आप लिखना 36वां संविधान संशोधन 1975।
बढ़िया से याद रखो इनको। मतलब 36वां संविधान संशोधन 1975 से सिक्किम को क्या बना लिया गया, तो हम कहेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया इसको, ठीक ना। पूर्ण राज्य का दर्जा, दोनों पूछता, दोनों समझ गए। अगर पूछेगा कि बताओ ये भारतीय संघ में कब मिलाया गया, तो 35वां संविधान संशोधन 1974, और इसको कब जाके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, तो हम कहेंगे 36वां संविधान संशोधन 1975। ये भी आपका क्लियर हो गया। अभी एक चीज इसमें बचा है, अब आपसे पूछेगा ये बताओ जब सिक्किम को मिलाया गया तो ये कौन से नंबर का राज्य बना, हम कहेंगे ये बना है 22वां राज्य। कौन सा है ये, तो हम कहेंगे ये है 22वां राज्य। पेपर में अब क्या आ जाए क्या नहीं ये आप कह नहीं सकते हो। अगर आपको लग रहा कि ये तो बहुत ज्यादा फैक्ट हो रहे हैं तो आप गलत हो, ठीक ना। जितना पढ़ाया जाए आप पढ़ो, ठीक ना। मैं देखो पहली बात, सरकारी नौकरी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपसे कोई कहता है कि सरकारी नौकरी का शॉर्टकट है तो आप गलत है, ठीक ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक ना। इसलिए कभी भी इतना याद रखे रहना कि सरकारी नौकरी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। हमें मेहनत करनी पड़ती है, चीजों को हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, तब जाके हमें चीजें समझ में आती हैं, वरना हमें कुछ समझ में आते होते नहीं है, समझ गए। बस ऐसे होता कि एग्जाम दे रहे हैं, वहां जाके तुक्का मार रहे हैं, तुक्का मारने के बाद भी चीजें होती नहीं है भैया। समझ गए इतना कि नहीं समझ गए। आगे चलते हैं अब थोड़ी सी और। हो गया 22 रास्ता तक अपना कंप्लीट हो गया है। आगे देखेंगे मिजोरम। और एक और लिखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अच्छा इन्हीं के साथ गोवा भी लिख देता हूं क्योंकि गोवा भी आया था इसे, ठीक ना। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये वाला आपका कौन सा नंबर का बनेगा, तो हमने कहा ये बनेगा 23वां राज्य है ये। मिजोरम कौन से नंबर का राज्य है, तो हम कहेंगे 23वां राज्य है, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश कौन से नंबर का राज्य है, तो हम कहेंगे 24वां राज्य है। गोवा कौन सा नंबर, अब एक इसको तो अभी पढ़ के आ रहे हैं ना, 25वां राज्य है, ठीक है। अब अभी आपने सब देखा, अब आपको एक चीज और देखनी है। मिजोरम अगर आपसे पूछेगा बताओ कौन से संविधान संशोधन से इसको लाया गया, और अरुणाचल प्रदेश वो कौन से संविधान संशोधन से लाया गया, और गोवा को कौन से संविधान संशोधन से लाया गया था, ठीक ना। तो यहां लिखो भैया, मिजोरम को 53वां, कहने का मतलब 53 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। देखो अब इसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि यहां 87 लिखे 86, तो आपको लिखना है 86, 87 मत लिखिएगा, क्योंकि 87 में ये बन के आया था, ठीक ना। जो ये अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट का मतलब जो इसमें संशोधन हुआ वो कब हुआ है, 86 में हुआ था। कब हुआ था संशोधन, तो हम कहेंगे 86 में ही हुआ था। और ये वाला जो आता है इसमें हम लिखेंगे 55, 54 नहीं लिखेंगे, 55 लिखेंगे। 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी आपका कब आया, 1986 में ही आया है। लेकिन भैया इस वाले में लिखना है 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, यहां 87 लिखेंगे, समझ गए। लेकिन ये जो तीनों राज्य देख रहे हो ना, तीनों को हम कहते हैं कि इनका जो गठन हुआ है वो हुआ है 1987 में। तो बताओ मिजोरम की स्थापना कब बताओगे, 1987। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब बताओगे, 1987। गोवा की स्थापना कब बताओगे, 1987 में। ये पूर्ण राज्य है, समझ गया, ये क्या है, पूर्ण राज्य है। अब बताओ मिजोरम को कौन सा राज्य मानोगे, 23वां। अरुणाचल प्रदेश को कौन सा मानोगे, 24वां। गोवा को कौन से मानोगे, 25वां, ठीक ना। इधर आओ, मिजोरम को कौन से संविधान संशोधन से ऐड किया गया है, 53वां संविधान संशोधन 1986, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश को कौन से संविधान संशोधन से मेंशन किया गया है, 55वां संविधान संशोधन 1986।
लेकिन गोवा वाला कौन सा संविधान संशोधन है? 56वां संविधान संशोधन 1987। क्लियर हो गया ये भी? आगे चलो, अब आगे थोड़ी सी और देखते हैं। छत्तीसगढ़, ऐसे फिर 3 लिखो। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तराखंड और झारखंड। अब हम किस सन की बात करने जा रहे हैं? सन 2000। इनको कब जोड़ा गया है? सन 2000 में जोड़ा गया। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड को कब जोड़ा गया है? तो हम कहेंगे सन 2000 में जोड़ा गया है। ये बताओ कौन से नंबर का हुआ? तो हम कहेंगे ये हुआ 26वां नंबर। कौन से नंबर का? 26वां। ये कौन से नंबर का? तो आप कहना ये हुआ है 27वां नंबर का। और झारखंड किस नंबर का हुआ है? तो हम कहेंगे ये हुआ 28वां नंबर का। तो भैया इसमें भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए होंगे? हम कहेंगे भैया होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। क्या होते हैं? अब आगे देखो। जो छत्तीसगढ़ है ना, 26वां राज्य बना, लेकिन ये बताओ ये कौन से संविधान संशोधन से है? तो हम कहेंगे 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब बाबू? तो हम कहेंगे 2000। कब? 2000। बाकी जो ये आप देख रहे हो उत्तराखंड और झारखंड, ये किसी भी संविधान संशोधन से नहीं इनका गठन किया गया है, इनका राज्य पुनर्गठन के द्वारा किया गया। तो यहां पर आप लिखोगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश पुनर्राज्य गठन, पुनर्राज्य गठन, पुनर्राज्य गठन, पुनर्राज्य गठन सन 2000 में इससे किया गया था। कि मतलब उत्तर प्रदेश को ये लोग क्या कर रहे थे? बढ़िया से बना रहे थे, सेब दे रहे थे। वही बोला गया उत्तर प्रदेश पुनर्राज्य गठन 2000 के माध्यम से उत्तराखंड को बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से तोड़कर। हम पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कहां से आया है। तो हमने कहा कि ये देखो उत्तर प्रदेश से टूटा, बन गया उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी इलाकों या 13 पहाड़ी जिलों को लेकर क्या बनाया गया था? उत्तराखंड बनाया गया था। कब? सन 2000 में बनाया गया था। अभी डेट भी लिखूंगा, डेट भी पूछता उसमें। अब ये झारखंड जो बना था, तो हम यहां पर लिखेंगे बिहार। बिहार पुनर्राज्य गठन सन 2000। इसके माध्यम से हमने किसको बनाया था? झारखंड को बनाया था। देखो इसकी जो स्थापना होती है 1 नवंबर सन 2000, और इसकी जो स्थापना होती है 9 नवंबर सन 2000, और इसकी जो स्थापना होती है 15 नवंबर सन 2000। ठीक ना? ये बन गया आपका इतना राज्य। अब कोई भी अगर पूछे छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य था? 26वां, झारखंड 27वां, 28वां, उत्तराखंड 27वां। सब क्लियर हो गया आपका? अब एक राज्य और अभी है, तो उसके बारे में थोड़ी पढ़ लेते हैं। उसका नाम है तेलंगाना। अगला लिखेंगे तेलंगाना, तेलंगाना राज्य। अब इसकी स्थापना कब होती है? कौन से संविधान संशोधन से होती है, या कौन से नंबर का ये है? अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कौन से सन? तेलंगाना की स्थापना होती है 2014 में। ठीक ना? तेलंगाना की स्थापना कब होती है? तो हम कहते हैं 2014 में। ये भैया कौन से राज्य है? तो हम कहेंगे ये है 29वां राज्य। अब आप कहेंगे सर अभी आपने पहले लेक्चर में बताया था कि 29 राज्य ही नहीं है, 28 राज्य ही है। भैया अभी यहाँ पर चीजें चल रही हैं, चीजें खत्म नहीं हुई हैं। अभी आपको पता होगा जम्मू कश्मीर उसमें था, तो जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा के क्या बना दिया गया? तो हम कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसीलिए अभी टोटल एक बार समरी बता दूंगा क्या है क्या नहीं। तेलंगाना, तेलंगाना कौन सा राज्य है? तो हम कहेंगे 29वां राज्य बना था। और जब ये 29वां राज्य बना, तो आप कहेंगे ये भी किसी ना किसी संविधान संशोधन से आया होगा, या तो ऐसे ये भी किसी राज्य पुनर्गठन के द्वारा आया होगा। तो हम कहेंगे हाँ, संविधान संशोधन से ये नहीं आया था, ये आया था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पुनर्राज्य गठन, आंध्र प्रदेश पुनर्राज्य गठन 2014। समझ गए? इसके थ्रू तेलंगाना की स्थापना की जाती है।
ठीक है ना, इतना आप लिख लिए, बस थोड़ा से और है उसको भी कंप्लीट कर ले तब चलते हैं। अब देखो आपको क्या समझना है इसमें, जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी बातें समझनी है, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। अब हम आए जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो जम्मू कश्मीर के बारे में पहले आर्टिकल 100, आर्टिकल का मतलब सभी को पता है, अनुच्छेद, आर्टिकल 370 की बात करता है। अब आर्टिकल 370 क्या कहता है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। क्या देता है, तो हम कहते हैं जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का ये क्या देता है, दर्जा देता है। बढ़िया से, जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। अब ये विशेष राज्य का दर्जा का मतलब ये होता है कि देखो उनके बारे में ना बहुत सारे कुछ ये स्पेशलिटी रख सकते हैं, जैसे अपना संविधान बना सकते हैं, अपना कुछ भी कर सकते हैं, यही सब था इनमें, ठीक ना। अब ये बात भारत सरकार को अच्छी नहीं लग रही थी, तो भारत सरकार ने क्या कर दिया, 2019 में भारत सरकार ने क्या कर दिया, आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। आर्टिकल 370 को क्या कर दिया, को खत्म कर दिया, को खत्म कर दिया। पेपर निकालने हैं, पीएचडी नहीं करने हैं, ठीक ना, तो उसी हिसाब से पढ़ो ताकि आपका केवल क्वेश्चन बन जाए बस, ठीक। अब ये क्या कर रहा है, कह रहा है कि मतलब भारत सरकार ने क्या किया, 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया। अगर आर्टिकल 370 को इसने खत्म कर दिया, इसका मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ गए, वो क्या हो गया, तो हमने कहा वो खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया तो अब क्या होगा, अब हम कहेंगे अब एक अधिनियम पास कर किया जाएगा, उस अधिनियम का नाम होगा जम्मू एंड कश्मीर पुनर्राज्य गठन अधिनियम 2019 पास किया गया। और जब 2019 पास किया गया तो इसके माध्यम से क्या बोला गया कि देखो भैया ये जो जम्मू एंड कश्मीर था ना, ये अब बनेगा जम्मू एंड कश्मीर एक, और एक बनेगा लद्दाख। क्या बनेगा, एक लद्दाख बनेगा। अब ये भी और ये भी दोनों क्या हैं, तो हम कहेंगे दोनों बनेंगे केंद्र शासित प्रदेश। दोनों क्या बनेंगे, तो हमने कहा कि अब दोनों बनेंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश। दोनों क्या बनेंगे, हम कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश। दोनों को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यूटी बना दिया गया। अब आप कहेंगे अच्छा ये बात थी, समझ गए, क्या बना दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। अब आप ही सोचो, जब अभी हमने पढ़ा था जो राज्य थे वो 14 थे, जो राज्य थे वो कितने थे, 14 थे। और 14 में आपने देखा था कि वहां पर क्या था, वहां पर एक जम्मू एंड कश्मीर भी था, तब उस समय राज्य हुआ करता था। अब इसको तोड़ ताड़ के यहां से हटा के क्या बना दिया गया, तब वहां से हम जोड़ते आ रहे थे ना, 14 करके 29 पहुंचा था। जब इसको वहां से निकाल दोगे तब अब वहां पर 28 ही तो बचेगा, और 28 बचने के बाद ये दोनों केंद्र शासित में चले जाते हैं। तो हम कहेंगे भैया जब ये दोनों केंद्र शासित में चले गए तो 2 केंद्र शासित बढ़ गए। अब कौन से 2 केंद्र शासित बढ़े हैं, तो हमने कहा वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो आज वर्तमान समय का मतलब होता है आज के समय में, वर्तमान समय में, तो हम कहेंगे कुल 28 राज्य और 8 जो है यूटी है, ठीक ना। आज का लेक्चर बस इतना ही था, इतना आज हम लोगों को कंप्लीट कर दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे भाग 2, ठीक, धन्यवाद।